प्यारे विद्यार्थियों, आज के इस ऑनलाइन कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की इस कक्षा में हम जानेंगे वर्ब के बारे में, यानी कि क्रिया के बारे में। वर्ब चाहे हिंदी व्याकरण में हो, चाहे संस्कृत व्याकरण में हो, या फिर चाहे अंग्रेजी व्याकरण में हो, वर्ब का अपना एक महत्वपूर्ण स्थान होता है, इसका महत्वपूर्ण योगदान होता है। इसके बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो आइए जानते हैं क्या है वर्ब का पार्ट फर्स्ट। सबसे पहले वर्ब नाम आते ही हमारे दिमाग में एक विचार आता है कि वर्ब आखिर है क्या, क्रिया आखिर है क्या, वर्ब किसे कहते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं वर्ब क्या है। वर्ब इज अ वर्ड दैट स्टेट्स समथिंग अबाउट अ पर्सन और अ थिंग। यानी कि जो वर्ब है वो वास्तव में क्या है, अ वर्ड एक शब्द है, दैट जो कि स्टेट बताता है, समथिंग किसी न किसी के बारे में। किसके बारे में? पर्सन और अ थिंग, एक व्यक्ति या फिर एक किसी चीज या किसी वस्तु के बारे में। सरल शब्दों में आपको समझाने के लिए, क्रिया एक ऐसा शब्द है, देखिए यहाँ पे क्रिया एक शब्द है, क्रिया एक ऐसा शब्द है जो किसी व्यक्ति या वस्तु के द्वारा किए गए कार्य को, ध्यान दीजिएगा प्यारे विद्यार्थियों, किए गए कार्य को स्पष्ट करता है। कहने का मतलब है क्रिया एक ऐसा शब्द है जो किसी व्यक्ति या किसी वस्तु के द्वारा किए गए कार्य को स्पष्ट करता है। कुछ निर्जीव चीजें होती है, कुछ निर्जीव वस्तुएं भी होती है जिनके द्वारा किए गए कार्य की भी हमें जानकारी मिलती है। इसलिए मैंने लिखा है किसी व्यक्ति या वस्तु द्वारा किए गए कार्य को स्पष्ट करने वाला शब्द ही क्रिया है। दूसरे शब्दों में, इस बात को हम अन्य शब्दों में भी समझ सकते हैं। दूसरे शब्दों में, जिस शब्द से किसी कार्य के करने या होने की जानकारी प्राप्त हो उसे भी हम क्रिया कहते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, बात वही है, कहने, लिखने, सुनने, समझने और समझाने का तरीका अलग अलग है। किसी शब्द से हमें यह पता चल जाए कि किसी व्यक्ति ने कोई कार्य किया है तो वो शब्द क्रिया माना जाएगा। और दूसरे शब्दों में हम बात करें, किसी शब्द के द्वारा हमें यह पता चल जाए कि कोई कार्य किया गया है या कोई कार्य होने वाला है या हुआ है, तो उसकी भी अगर जानकारी मिले तो वो भी क्रिया के क्षेत्र में ही आएगा। तो ये जो थी प्यारे विद्यार्थियों क्रिया क्या है इसकी बात। अब हम बात करते हैं क्रिया की जानकारी में हमें कौन कौन सी मुख्य बातें पता चली उनके बारे में। इससे हमें दो मुख्य बातें पता चली। पहली कि क्रिया एक शब्द है जो हमें जानकारी देता है, और दूसरी हमें ये बात पता चली कि ये कार्य करने या कार्य होने की जानकारी हमारे तक पहुंचाता है। तो अब आपको स्पष्ट हो गया होगा कि क्रिया एक ऐसे शब्द को कहते हैं जिसके द्वारा हमें जानकारी मिलती है, और वो जानकारी किसी कार्य के करने अथवा किसी कार्य के होने संबंधी होती है। उदाहरण से भी आप समझ सकते हैं। देखिए, राम laughs, राम इस काम को करने वाला करता है, सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट हो गया। laughs यानी हंसता है, यानी कि राम हंसता है, यानी राम के द्वारा हंसने का कार्य किया जा रहा है, और इस बात की जानकारी हमें इस शब्द से मिलती है। इसलिए ये जो लाभ शब्द है ये हमारा वर्ब माना जाएगा। इसी प्रकार एक और उदाहरण से आप समझ सकते हैं, सीमा वीप, सीमा इस काम को करने वाली है सवाल में, इसलिए वो हो गई हमारे सवाल की सब्जेक्ट यानी कि कर्ता। और क्या काम हो रहा है सीमा के द्वारा? वीप्स, वीप का मतलब होता है रोना, सीमा रोती है, यानी कि सीमा के द्वारा रोने का कार्य किया जा रहा है। किसी कारण उसमें नाराज है या उसकी कोई इच्छा की पूर्ति नहीं हुई, इसलिए वो दुखी है, वो रोती है। तो ये जो शब्द है वीप्स, ये इस सवाल में वर्ब का काम करता है, क्योंकि इसी शब्द के माध्यम से हमें पता चलता है कि सीमा क्या करती है। तो इन दोनों उदाहरण से, ऊपर वाली परिभाषा से और हमें मिले हुए मुख्य बिंदुओं की सहायता से आपको ये स्पष्ट हो गया होगा कि क्रिया वास्तव में है क्या। आइए हम आगे बढ़ते हैं। काइंड्स ऑफ वर्ब यानी क्रिया के प्रकार। आज हम बात करेंगे क्रिया के प्रकारों के बारे में। प्यारे विद्यार्थियों, ये जो वीडियो लेक्चर आपके सामने है, इससे न केवल अंग्रेजी की वर्ब की जानकारी आपको मिलेगी, बल्कि इसके साथ साथ आपकी हिंदी भाषा जो है, हिंदी भाषा की वर्ब भी आपकी तैयार हो जाएगी। तो आइए देखते हैं क्या है। सबसे पहले इसका प्रकार नंबर 1 है ट्रांजिटिव वर्ब, यानी कि सहकर्मक क्रिया। हिंदी में आप पढ़ते ही हैं सहकर्मक और अकर्मक, ठीक वैसे ही अंग्रेजी में है इंट्रांजिटिव वर्ब और ट्रांजिटिव वर्ब। तो इसमें सबसे पहले आता है ट्रांजिटिव वर्ब, उसके बाद में दूसरे नंबर पे आता है इंट्रांजिटिव वर्ब, यानी कि अकर्मक क्रिया।
जानते हैं ये सहकर्मक और अकर्मक क्या है, यानी कि ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव क्या है। ट्रांजिटिव वर्ब, a verb which requires an object after it to complete its sense is called transitive verb। अब मैं आपको समझाता हूँ ट्रांजिटिव वर्ब क्या है। एक वर्ब होती है which require, जिसको की आवश्यकता होती है। which require का मतलब जिसको की आवश्यकता होती है। एक ऐसी वर्ब जिसको आवश्यकता होती है, किसकी आवश्यकता होती है, ऑब्जेक्ट की। एक ऐसी क्रिया, एक ऐसी वर्ब जिसको आवश्यकता होती है एक ऑब्जेक्ट की। और वो आवश्यकता क्यों होती है प्यारे विद्यार्थियों, वो आवश्यकता इसलिए होती है क्योंकि वो क्या कर सके, अपना सेंस, अपनी बात को पूरा कर सके। टू कंप्लीट इट्स सेंस, अपनी बात को या अपने अर्थ को पूरा करने के लिए जिस क्रिया में ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होती है वो क्रिया निश्चित रूप से ट्रांजिटिव वर्ब कहलाती है। हिंदी में भी लिखा है, देख लीजिए, समझ लीजिए। ऐसी क्रिया जिसे अपना अर्थ स्पष्ट करने के लिए, देखिए यहाँ पे आ गया, ऐसी क्रिया जिसे अपना अर्थ स्पष्ट करने के लिए ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होती है। जिस क्रिया को अर्थ स्पष्ट करने के लिए ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होती है वही सहकर्मक क्रिया कहलाती है। आइए उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। पहला उदाहरण, द मैन किल्ड अ स्नेक। द मैन हो गया पहले विद्यार्थियों आपके इस क्वेश्चन का सब्जेक्ट, किल्ड ये हो गया आपकी वर्ब। द मैन व्यक्ति ने, आदमी ने, किल्ड यानी मारा, मार डाला। किसको मार डाला, अ स्नेक। तो ये जो स्नेक है ये आपके सवाल का हो गया पहले विद्यार्थियों ऑब्जेक्ट। अगर इस प्रश्न में हम इतना ही देखते द मैन किल्ड, तो हमें इतना तो पता चल जाता कि एक व्यक्ति ने किसी को मारा है, लेकिन ये पता नहीं चल पाता कि उस व्यक्ति ने किसे मारा है। इसमें जब हमने ऑब्जेक्ट स्नेक को मिलाया तब हमें इस वर्ब का अर्थ पूरा स्पष्ट करके सामने आया कि एक व्यक्ति है, उस व्यक्ति ने स्नेक यानी सांप को मार डाला। इस उदाहरण से आप समझ गए होंगे। एक और उदाहरण लीजिए, सी ओपन द डोर। सी यानी वह या उसने, उसने ओपन यानी खोला, उसने खोला, उसने क्या खोला, द डोर यानी कि दरवाजा। तो इस सवाल में जो आपका ऑब्जेक्ट है प्यारे विद्यार्थियों वो है द डोर, और ये जो वर्ब है प्यारे विद्यार्थियों ये है आपकी ओपन, और ये आपके सवाल का सब्जेक्ट है। तो सी ओपन, अगर हम इतना ही सेंटेंस देखें तो हमें केवल इतना पता चलेगा कि कोई है, कोई महिला या कोई लड़की है जिसने खोला है, लेकिन जब तक हम इस द डोर शब्द को नहीं जोड़ेंगे ऑब्जेक्ट के रूप में तब तक हमें उस वर्ब का पूरा अर्थ पता नहीं चलेगा। तो अब हमें पूरा अर्थ पता चल रहा है, सी ओपन द डोर, उसने दरवाजा खोला। यानी कि अब इन दोनों उदाहरण से आप समझ गए होंगे कि ऐसी क्रिया को ट्रांजिटिव वर्ब या सहकर्मक क्रिया कहते हैं जो अपना अर्थ स्पष्ट करने के लिए अपने साथ एक ऑब्जेक्ट अवश्य रखती है। आइए बात करते हैं इसके दूसरे प्रकार की, इंट्रांजिटिव वर्ब। क्या है, a verb which does not requires an object to complete its sense। ठीक उसका उल्टा, सहकर्मक अकर्मक दोनों एक दूसरे के विपरीत है। एक ऐसी क्रिया जिसमें does not requires आवश्यकता नहीं होती, ये रिक्वायर होगा यहाँ पे। एक ऐसी क्रिया जिसको does not require an object, उसे अपने साथ अपना अर्थ स्पष्ट करने के लिए ऑब्जेक्ट रखने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं होती, उसे हम ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं और हिंदी में उसे ये अकर्मक क्रिया कहते हैं। ऐसी क्रिया जिसे अपना अर्थ स्पष्ट करने के लिए ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं होती अकर्मक क्रिया कहलाती है। आइए इसे भी उदाहरण से समझते हैं। द मैन डाइड। द मैन प्यारे विद्यार्थियों आपके सवाल का सब्जेक्ट हो गया, और ये देखिए डाइड, डाइड आपके सवाल की वर्ब होगी। द मैन डाइड, व्यक्ति मर गया, यानी व्यक्ति मरा, मर चुका, मर गया हो। तो इससे हमें पता चलता है कि ये सवाल के अंदर सब्जेक्ट है, ये सवाल के अंदर आपका वर्ब है, लेकिन इस सवाल के अंदर ऑब्जेक्ट नहीं है। फिर भी हमारे सवाल में हमें पूरी जानकारी स्पष्ट रूप से मिल रही है कि एक व्यक्ति था, एक अमुक व्यक्ति था, वो मरा, मर गया। इसी प्रकार दूसरा उदाहरण देखिए, द सन शाइन्स। सन सूर्य, ये आपके सवाल का सब्जेक्ट है, और शाइन्स है चमकता है, यानी सूर्य की चमक है वो फैलती है। द सन शाइन्स। भले इन दोनों प्रश्नों में आगे ऑब्जेक्ट न होने पर भी हमें
इन दोनों सवालों के विशेष रूप से इनकी क्रिया के अर्थ स्पष्ट हो रहे हैं। तो आज के इस छोटे से क्लास में मैंने आपको ये समझाने की कोशिश की कि ऐसे शब्दों को हम सहकर्मक क्रिया में रखेंगे जिनमें अपने अर्थ को स्पष्ट करने के लिए ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है, और ऐसे शब्दों को अर्थात ऐसी क्रिया को हम अकर्मक क्रिया की श्रेणी में यानी इंट्रांजिटिव की श्रेणी में रखेंगे जिसमें अपना अर्थ स्पष्ट करने के लिए किसी भी प्रकार से ऑब्जेक्ट को रखने की आवश्यकता नहीं होती। कल हम इसी के दूसरे भाग में आगे चलेंगे। कल हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि और कौन-कौन सी क्रियाएं होती हैं और कौन-कौन से प्रकार होते हैं, और साथ में ये भी जानने का प्रयास करेंगे कि क्रियाओं को बिना रटे बिना याद किए छोटी सी ट्रिक के माध्यम से किस प्रकार सॉल्व किया जा सकता है, किस प्रकार आगे से आगे नई क्रियाएं बनाई जा सकती हैं। तो आप हमारे साथ बने रहिए। आशा करते हैं आपको ये छोटा सा वीडियो लेक्चर, आज का जो वीडियो लेक्चर है वो पसंद आया होगा। आपके कोई भी कमेंट है, कोई भी सुझाव है, कोई प्रश्न है, कोई शंका है, कोई जिज्ञासा है, हमें हमारे चैनल के कमेंट बॉक्स में आप निसंकोच लिख सकते हैं, पूछ सकते हैं। आपकी शंकाओं का समाधान किया जाएगा। कल हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, अपने और अपनों का ख्याल रखिए, और सरकार के द्वारा जो नियम जारी कर रखे हैं कोरोना से बचने के लिए उनका पालन कीजिए। धन्यवाद।